हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दो तीन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रिपोर्ट एंड इंडिसेस से है। द इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। इसका जवाब देना आपको कमेंट सेक्शन में, और ऑप्शंस आप ये ले लो, वर्ल्ड बैंक, दूसरा आपका IMF, तीसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड फोर्थ योर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इंसीड। इसके ऑप्शंस आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हिस्ट्री सेक्शन से है। आपको भी पता होगा गांधी जी ने ओनली सेशन जो आईएनसी का प्रोसाइड किया था, तो जानते हो तो आपको ऑप्शन में लिखने हैं कौन सा सेशन वो था। और ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ये एक ही सेशन है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेशन इसमें गांधी जी ने प्रोसाइड किया था। ओनली सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज प्रोसाइडेड बाय द महात्मा गांधी। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका बेसिकली योर थर्ड क्वेश्चन इज ज्योग्राफी से आपका त्रिपुरा विच इज ए नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कह सकते हो, शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद। इसको आपको अच्छे से आंसर करने हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा यानी कि योर ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड फोर्थ चाइना। ये आपके ऑप्शन है और आपको बताने हैं। एंड लेट्स मूव टू द एनवायरमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट से जो क्वेश्चंस है आपके, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल प्राइमरली डील्स विथ, आपके ऑप्शन है टू रिड्यूस GHG emission by 33% taking 2005 as the base year. Option B deals with biosafety. Option C achieve SDG goals by 2030, and your option D phase out ozone depleting substances within a certain time period. ये चार ऑप्शंस हैं और आपको बताने हैं। तो हमने 4-5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड 2250 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द ईयर 2021 to 22 फॉर MIDH। और जब हम बात करते हैं MIDH की, तो इसका मतलब है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। एंड एग्रीकल्चर इज one of the favorite topic of UPSC. So in the form of question, or you can also use for improving your mains answer content, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं जो चलाए जा रहे होते हैं, उसका आप मेंशनिंग आंसर राइटिंग में करते हैं तो उसे नंबर डेफिनेटली मिलने के चांसेस हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की, तो पहली बात तो ये याद रखनी है, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड व्हेन वी से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसका मतलब है कि जो फंडिंग पैटर्न होगा इसमें स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगा प्लस सेंटर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चरल सेक्टर, जिसमें आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, इन सब को कवर कर लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो फंडिंग पैटर्न आप देख लो यहाँ पर। जनरल स्टेट्स के लिए सेंटर टू स्टेट फंड रेशियो आपका 60:40 है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए जो फंडिंग पैटर्न है सेंट्रल रेशियो स्टेट्स का, वो आपका 90:10 है। बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड स्कीम्स अंडर MIDH, यानी ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत वेरियस सब स्कीम चलाए जाते हैं। तो एक तो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स है, प्लस अदर्स। एंड within that we have the national horticulture board, वो implement कर रही है various scheme which are under MIDH। recent initiative क्या लिए गए हैं under the MIDH, यानी कि मिशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आप देख लो, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रेडिट पुश वाया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एज वेल एज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। FPOs यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका फॉर्मेशन प्लस इनका प्रमोशन किया जा रहा है अंडर दिस मिशन। एंड अब बात करते हैं अचीवमेंट, जो आपके मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अचीवमेंट्स के ऊपर प्लस कुछ लेकुना जो हो सकते हैं स्कीम के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2014-15 टू 2019-20, तो एरिया की बात करें तो वो आपका 9% से बढ़ोतरी हुई है। एंड अगर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें अंडर द MIDH, तो आप देख लो 14% से इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपका अचीवमेंट है, बिकॉज बोथ एरिया प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज। एंड ऑल्सो दिस स्कीम बूस्टेड द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड इन द फार्म, व्हिच हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मलैंड, as well as
दिस मिशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपका क्या आ जाता है, जीरो हंगर, है ना। तो अगर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो यस वी आर मूविंग टुवर्ड जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग प्लस नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, ये सब हो गई। और ये आप मेंस के लिए हमेशा यूज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में आप चिपका सकते हो एसडीजी कंक्लूजन के रूप में या फिर आपका इंट्रोडक्शन के रूप में, है ना, कि एसडीजी गोल्स सेज जीरो हंगर बाय 2030, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये कहाँ यूज करना है, ये आपका ब्रेन खुद आपको बताएगा कौन से टॉपिक में आपको यूज करना है। तो कहीं ना कहीं आप एसडीजी गोल्स को याद रख सकते हैं, नॉट फॉर प्रीलिम्स पर्पस बट फॉर क्रिएटिंग आंसर राइटिंग फॉर द मेंस पर्पस। चैलेंजेस की बात करें तो हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट हो जाती है, गैप्स इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण बहुत सारे फसलें जो है वो डिजायर्ड लोकेशन पर नहीं पहुंच पाती, टाइमली नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जो आपकी जो आपके प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं सड़ गल जाते हैं और इसके कारण काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। सो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया ये आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, इसका ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि हु इज इंप्लीमेंटिंग दैट, नीति आयोग, नो। एंड द फोर्थ वन इज एफपीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। So we have dealt with the first topic and now we come to the significance of horticulture. What is the significance? What is the importance? तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई वैल्यू क्रॉप्स मिल जाते हैं एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, एज वेल एज आपको जो इरिगेशन या इनपुट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम होती है। तो फार्मर्स के लिए कैन इट बी बेनिफिशियल, यस। एंड क्रॉप्स आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन इन द वास्ट लैंड प्लस पुअर क्वालिटी सॉइल, तो आपको अच्छे क्वालिटी सॉइल की भी जरूरत नहीं है, अगर क्वालिटी थोड़ा सा रफ भी है तो भी horticultures can be grown। और why? because various types of horticultures are there like millets, maize, ये सब ऐसे हैं जो पुअर क्वालिटी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस सर्व्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इन सब के लिए आपका रॉ मटेरियल हो गई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक्स, केमिकल, कन्फेक्शनरी, ऑयल्स एंड पेंट्स, इन सब के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में। तो आप कह सकते हो कि आपका जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस का काम करता है ये आपका हॉर्टिकल्चर। एंड कंट्रीज एस्टिमेटेड डिमांड फॉर 650 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय ईयर 2050, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले समय में जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड है वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में एक तो सप्लाई इंश्योर करना है, साथ ही साथ ये भी कि आने वाले समय में ये बिग पोटेंशियल रख रहा है फॉर द फार्मर्स टू गेट इंसेंटिवाइज्ड। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। Center released 8,923 crores to states for providing grant to rural local bodies। आपको भी पता है फाइनेंस कमीशन, फिलहाल आप हमें बताइए अंडर आर्टिकल संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है। यस आप सही हो, आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बोला जाता है कि भाई साहब आप हमें जो डिवोल्यूशन है फंड का स्टेट एंड सेंटर्स, इसमें तो आप करो, साथ ही साथ आप ग्रांट के भी प्रोविजंस बताओ कि कितने ग्रांट देने हैं हमें लोकल बॉडीज को या फिर अदर टाइप ऑफ ग्रांट। तो इसलिए ये आपका जब फाइनेंस कमीशन यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था ग्रांट टू लोकल बॉडीज, तो अब जाके सेंटर ने इसे रिलीज किया है। तो आगे हम डिटेल से देखेंगे। फाइनेंस कमीशन आपका मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं और आए भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इफ यू एनालाइज दैट। The amount released in the first installment of the United Untied Grants for the year 2021 to 22 तो रिलीज हो गया है। और जब हम बात करते हैं ये ग्रांट टू द लोकल बॉडीज, तो ये तीनों टायर्स ऑफ द PRIs यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, चाहे वो विलेज लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। एंड इसे यूटिलाइज किया जा सकता है रूरल लोकल बॉडीज के द्वारा एमंग द अदर थिंग्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मेजोरिटी जो बातें कही गई है वो ये कहा गया है कि भाई साहब आपको फिलहाल तो इस ग्रांट का इस्तेमाल कोविड-19 पैंडेमिक को कॉम्बेट मिटिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए, अदर पर्पस के लिए भी ये आपका ग्रांट इस्तेमाल हो सकता है। और जब हम बात करते हैं ग्रांट की तो इसका मतलब ये जो पैसे एक बार आ गए तो ये दोबारा आपको लौटाने नहीं पड़ते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, ग्रांट के भी दो प्रकार हो सकते हैं जो रूरल लोकल बॉडीज को दिए जाते हैं। टाइड ग्रांट्स होते हैं, अनटाइड ग्रांट्स होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, टाइड यानी कि जो बंधा हुआ है, अनटाइड यानी कि जो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। तो जो टाइड ग्रांट दिए जाते हैं इसका मतलब आप समझ लेना कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के यूटिलाइजेशन के लिए किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइड ग्रांट दिया जा सकता है, लेकिन अनटाइड ग्रांट जो है वो आपका किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन
इश्यू जो आपका उस रीजन में प्रिवेल कर रहा हो। तो ये सब बातें हैं। तो देख लो, along with that सेंटर ने सर्टेन कंडीशंस को भी वेव ऑफ कर दिए हैं जो फाइनेंस कमीशन ने लेवाई किए थे फॉर एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स, बिकॉज ये पैंडेमिक आपका फिर से आ गया है। तो अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ऑन द ग्रांट टू द लोकल बॉडी, तो टोटल ग्रांट्स जो लोकल बॉडीज को देने की बात कही गई थी वो है आपका 4.36 लाख करोड़, और इसमें से एक सर्टेन पोर्शन ऑफ ग्रांट्स को ये बोला गया था कि परफॉर्मेंस लिंक्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस लिंक्ड यानी कि जो स्टेट जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स होगा टू एनालाइज कि व्हिच स्टेट इज परफॉर्मिंग बेटर। तो इस आधार पर आपका जो ग्रांट्स है उसे लिंक किया गया था, यानी कि जो अच्छे बेटर परफॉर्मेंस करेंगे उनको एक शेयर जो है विद इन दिस ग्रांट वो ज्यादा मिल सकता है। एंड ग्रांट टू लोकल बॉडी अदर देन हेल्थ ग्रांट्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एमंग द स्टेट्स विच इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया। तो पॉपुलेशन पर जो आपका शेयर है यानी कि 90% एंड 10% वेटेज दिए जाते हैं एरिया के ऊपर, है ना। जैसे आपने 15 फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पढ़ा होगा कि इनकम डिस्टेंस है, एरिया है, पॉपुलेशन है एंड फॉरेस्ट कवर है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पर जो है वो स्टेट्स को फंड एलोकेट करवाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो लोकल बॉडीज को फंड यहाँ पे या ग्रांट यहाँ पर एलोकेट करवाए गए हैं वो आपका पॉपुलेशन और एरिया को ध्यान में रख के किया गया है। पॉपुलेशन में आप देख लो 90% वेटेज लिया गया है एंड एरिया में 10% वेटेज लिया गया है। ऑल्सो नो ग्रांट्स विल बी रिलीज टू द लोकल बॉडीज ऑफ ए स्टेट आफ्टर मार्च 2024 इफ द स्टेट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। आपको पता है जो आपके लोकल बॉडी चाहे वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट कह दो या फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह दो, उसमें आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन एज वेल एज स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात करती है। तो उसी के तहत सेंटर ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ग्रांट हम लोकल बॉडीज को देते हैं किसी भी स्टेट के लोकल बॉडीज को आफ्टर मार्च 2024 ये ग्रांट देने बंद कर दिए जाएंगे अगर स्टेट अपने राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं करता है, एज वेल एज अगर जो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे उस पार्टिकुलर स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा उस पर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ इस प्रकार से बातें कही गई है। और जब हम बात करें ग्रांट्स की तो जैसा कि मैंने आपको बताया इट मींस टू इंश्योर एडिशनल फंड, यानी कि जो आपको स्टेट का शेयर सेंट्रल पूल से मिलेगा एज पर द एफसी रिकमेंडेशन वो तो है ही है, साथ ही साथ ये एडिशनल फंड है जो आपको दिए जाते हैं रूरल लोकल बॉडीज को एंड बेसिकली अदर देन सेंटर एंड स्टेट फंड्स जो सेंटर या स्टेट देती है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आपको भी पता है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 28 अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या की फंक्शंस जो आपके फाइनेंस कमीशन को दिए जाते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो आपका टैक्सेस से पैसे आए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एक सर्टेन रेशियो में बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो इस बार का रेशियो क्या आया है आप समझ सकते हो 41 रेशियो जो आपका रिमेनिंग है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले बार 14th फाइनेंस कमीशन का क्या था रेशियो आपका 42 रेशियो जो लेफ्ट ओवर है। And also other functions की बात करें तो determine factors governing the grant in aid to the states, also recommend the measures which is needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the पंचायत and municipality। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई साहब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर क्यों अपना रिकमेंडेशन देगा जबकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर है। तो ये आपको याद रखना है, रिकमेंड द मेजर्स नीडेड टू अगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी and any other matters जिस पर रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं which are referred to it by the president। तो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस के लिए क्या क्या बातें 15 फाइनेंस कमीशन अच्छे से याद रखना है आपको। 15 फाइनेंस कमीशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहली बात तो ये कि जो आपका पैरामीटर्स अपनाए गए हैं 15 फाइनेंस कमीशन में, जैसे आपका फॉरेस्ट कवर, इनकम डिस्टेंस या फिर एरिया एंड टैक्स एफर्ट्स, ये सब कुछ पैरामीटर्स है आपको अच्छे से याद रखना है। उनके क्या क्या वेटेज है, वेटेज परसेंटेज नहीं याद रखना है बल्कि आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि किसकी सबसे ज्यादा वेटेज है और किसकी कम। इस 2 3 4 का आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी। एंड आर्टिकल 280 के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए और हु कंस्टिट्यूट इट ये भी पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आप देख लो कुछ अन्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये जो फंक्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ये जो मैंने बताया जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है वहां पर आप इसको याद रख सकते हो। एंड ग्रांट्स के बारे में हमने बताया, इट आल्सो रिकमेंड फॉर द ग्रांट्स। एंड बस ये इतना काफी है। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आरबीआई मॉडिफाइज द नॉर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस बाय द प्राइवेट बैंक्स। ये अंडरटेकिंग है बेसिकली।
तो ये जो मॉडिफाइड नॉर्म्स आरबीआई के द्वारा किए गए हैं, इसके तहत जो शेड्यूल प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स है, अब शेड्यूल प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर लिस्टेड ऑन द शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, ये आप याद रखना है ना। तो शेड्यूल का मतलब यही है कि किसी न किसी शेड्यूल में वो मेंशन होगा उस बैंक का नाम। फॉर एग्जांपल वी से शेड्यूल ट्राइब्स, वी से शेड्यूल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, तो उसी प्रकार से शेड्यूल लिस्ट ऑफ बैंक्स भी होते हैं। एंड एज पर द मॉडिफाइड नॉर्म्स, जो आपके शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे विच आर नॉट अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, वो गवर्नमेंट बिजनेसेस को अंडरटेक कर सकते हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के साथ आप एग्रीमेंट कर लो। सेंट्रल बैंक इन दिस केस वी हैव द आरबीआई है ना, इसके साथ एग्रीमेंट करके आप गवर्नमेंट बिजनेसेस को अंडरटेक कर सकते हो। और ये एप्लीकेबल किसके लिए है? शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए विच आर नॉट अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो आरबीआई के ही द्वारा डिवाइस किया गया है, जहां पर जो बैंक्स होते हैं जिनकी जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स काफी ज्यादा वीक होती है, उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, सो दैट जो भविष्य में इनकी जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो और ज्यादा डेटेरियोरेट ना हो जाए और बैंक की हालत या फिर जो डिपॉजिट्स हैं आपके कस्टमर्स के, वो जो है प्रभावित ना हो, है ना। यानी कि सिंपली कहें, बैंक को कलेप्स करने से पहले एक्शन ले लिया जाता है, सो दैट मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके उस बैंक की, कि भविष्य में वो आपका बैंकरप्ट या फिर जो भी है इंसॉल्वेंट ना हो जाए, है ना। तो हेल्दी स्टेटस मेंटेन रखने के लिए एक्शन लिए जाते हैं। और आरबीआई ने इस स्कीम को 2002 में ही इनिशिएट किया था एंड फर्दर इश्यूड रिवाइज पीसीए फ्रेमवर्क 2017 में, जहां पर अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज इज टू बी मॉनिटर्ड एडिशनली, है। तो क्या क्या आपको मॉनिटर किए जाते हैं पीसीए के तहत, यानी कि अगर आपको आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसी बैंक के लिए डिक्लेयर कर देता है, फॉर एग्जांपल बैंक ए इज अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं? तो उसमें देखा जाता है कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एज वेल एज लेवरेज भी देखा जाएगा एडिशनली। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। एंड बात करते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की, तो वो 3 पैरामीटर्स पर है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। और जब हम बात करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज नथिंग बट ये जो आपने लोन दे रखे हैं उसी को आप कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एंड उसे कंपेयर करते हैं विथ योर अवेलेबल कैपिटल, और उस आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि इट क्वालिफाइज फॉर पीसीए और नॉट। एंड वी हैव द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ये भी आपके होते हैं। और जो तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स, तो ये आप देख लो 3 पैरामीटर पर आधारित है, एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, सीआरएआर, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जो तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स। एंड अगर हम बात करें पीसीए की, तो इट इज इंटेंडेड टू हेल्प अलर्ट द रेगुलेटर एज वेल एज इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर। मैंने आपको बताया कि ये पीसीए का मतलब ये नहीं कि बैंकरप्सी आ गई या फिर बैंक रन हो गया, ये बैंक रन या बैंकरप्सी के कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेटर के द्वारा उठाया जाया कदम होता है, जिसके तहत आपको इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को भी आगाह कर लिए जाते हैं कि सतर्क हो जाओ और भविष्य में ये इसकी स्थिति खराब हो सकती है। एक प्रकार से इंडिकेटर है ये आपका। और फिर आप देख लो द आइडिया टू इंटरसेप्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर दे अटेन द क्राइसिस प्रोपोर्शन, है ना, भविष्य में क्राइसिस ना हो उसे पहले ही टैकल कर लिया जाए, इसलिए ये आपका आइडिया लाया गया था। और ये जरूर याद रखना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक्स, नॉट टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एनबीएफसी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ला दिया जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। कमर्शियल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, ऑल्सो नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड करेंटली 3 बैंक्स यानी कि 3 बैंक्स आर अंडर पीसीए, वो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बैंकिंग के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ यूपीएससी के लिए ये आपके नाम नहीं पूछे जाएंगे, वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीए एंड किसका इनिशिएटिव है ये पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए आपको पीसीए के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ यूज पीसीए किया जाता है, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक में यूज नहीं किए जाते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये नहीं अप्लाई होता है। पैरामीटर्स आपको याद रखने के कौन से पैरामीटर्स पर ये आपका पीसीए बेस्ड है, ये अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, चाइना वार्न्स ऑफ डैमेज टू रिलेशन इफ बांग्लादेश ज्वाइन द क्वाड इनिशिएटिव। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्वाड में कौन से वो 4 देश आ जाते हैं। तो यस, आपने सही सोचा, क्वाड में आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये 4 देश आ जाते हैं। एंड तो न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज चाइना ने वार्निंग दे दी थी जब
आपका क्वाड का डिसीजन आया कि वो 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर करेंगी इंडो पैसिफिक नेशंस को, जिसमें बांग्लादेश भी होगा बाय 2022। तो ऐसा लग रहा था चाइना को कि ये सब कहीं ना कहीं जो उपाय लगाए जा रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए लगाए जा रहे हैं, और इसी के बाद आपका चाइना का रिएक्शन आ रहा है। चाइना आजकल काफी ज्यादा लीड में, तो वायरस को लेकर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया था वो इंडियन ओशन में जा गिरा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपका चाइना ने स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप देख लो, तो क्वाड की अगर बात करें या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपका ग्रुपिंग कह सकते हो, जिसके तहत जो 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लाइक माइंडेड के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिमिलर कन्वर्जेंस या विचारधारा कह सकते हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज फॉर एग्जाम्पल, सबको कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव तो यही कि कैसे हमें चाइना को काउंटर करना है, और खासकर ये कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखा जाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव इन देशों की है। तो इसलिए ये सब एक साथ आए हैं। And analysts observe Quad as big step in countering the China's One Belt One Road initiative, as well as जो चाइनीज एग्रेशन चल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको पता है साउथ चाइना सी में देख लो आप, चाइना का कितना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है विथ वेरियस नेशन, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो आपका मलेशिया हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के एग्रेसिव एक्शन जो चाइना दिखा रहा है, उन सबको कंटेन करने के लिए जो एनालिस्ट है वो क्वाड को एक इंपॉर्टेंट टूल बता रहे हैं। और इंडिया का क्या स्टेप रहा है टुवर्ड द इंडो पैसिफिक, तो इनिशिएटिव्स लाइक इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द लिटोरल स्टेट्स एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट एज वेल एज क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। एंड वी हैव द विजन सागर। और जब हम बात करते हैं सागर की, तो इसका मतलब आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। याद रखना है, विजन सागर का ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। विजन सागर का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सो दैट स्ट्रेंथन किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके ट्रेडिशनल रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इन द IOR। सिंपली अगर कहा जाए सागर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई साहब हम तो ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग IOR स्टेट्स हैं उनको भी ग्रो करवाया जाएगा, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा, इस विचार के साथ, है ना। सिक्योरिटी भी इंश्योर करवाई जाएगी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक डिवीजन, ये 2019 में सेपरेटली आपका एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत, है ना। एंड व्हाई, टू अचीव द कन्वर्जेंस इन रीजनल ग्रुपिंग्स जैसे बीमस्टेक। बीमस्टेक में कितने देश आ जाते हैं ये आप हमें बताइए। IORA, इंडियन ओशियन एसोसिएशन, आसियान एंड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो ये सब कुछ बातें हो गई। तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्वाड के 4 देश पता होने चाहिए, साथ ही साथ जो आपके बीमस्टेक है उसके बारे में पता होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होने चाहिए, उसके मेंबर नेशन कितने हैं ये पता हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि यूपीएससी ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जिसमें ये सब जो क्वेश्चन है वो फेवरेट है इनका। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, नीति आयोग क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एंड हु चेयर्स द या फिर कह सकते हो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग काउंसिल, ये भी आप हमें बताइए। सो ए रिपोर्ट टाइटल्ड कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत व्हिच एम्स टू प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो ये जो आपका रिपोर्ट लाया गया है, इस रिपोर्ट में बेसिकली कैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए इसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन आपका मेंस के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आ सकता है, क्या लैकुनाज है, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव नहीं हो पा रहा है, और क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका इस रूप में क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम बात करें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो इसे ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं डिजिटल एसेस। आप अपने शब्द में याद रख सकते हो। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, अगर ईच एंड एवरी लोकेशन में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज के यूटिलाइजेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पार्टिकुलर रीजन में या पार्टिकुलर स्टेट में या पार्टिकुलर नेशन में वी हैव अचीव द डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। और जब हम बात करते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपका बैंक नेट बैंकिंग हो गई, या फिर जो आपका पेमेंट हो गया, या फिर NPCI का जो आपका टूल्स है UPI, ये सब का यूटिलाइजेशन जब आप कर पाते हो तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्राप्त कर रहे हो और यू आर नाउ अंडर द डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इससे पहले NFHS सर्वे 2020 में जो कंडक्ट करी गई थी, इसमें बताया गया कि ओनली 42% इंडियन वुमेन जिसको सर्वे की गई थी
हैव एवर यूज द इंटरनेट, यानी कि अगर 100 वोमेन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 42 वोमेन ऐसी थे जो लाइफ में कभी जाकर एक बार या जब भी है उन्होंने यूज किया होगा, तो जो रिमेनिंग है उन्होंने कभी भी इंटरनेट यूज नहीं किया, यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोमेन जो सर्वे में कंडक्ट करी गई हैडंट यूज्ड इंटरनेट इन देयर लाइफ टाइम। एंड अगर मेन की बात करें तो 62% ऑफ मेन। की रिकमेंडेशंस क्या है इस रिपोर्ट के, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है सो दैट लेवल प्लेइंग फील्ड प्रमोट किया जा सके फॉर एनबीएफसीज एंड बैंक्स एज वेल एज जो एग्रीकल्चरल एनबीएफसीज हैं उनको इनेबल किया जाए कि वो लो कॉस्ट कैपिटल को एक्सेस कर सके एज वेल एज डिप्लॉय कर सके फिजिटल यानी कि एक तो फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल है ना, तो यानी कि फिजिकल अवेलेबिलिटी तो उनकी होगी प्लस डिजिटल अवेलेबिलिटी भी होगी। ये हो गया फिजिटल, ये टर्म आपको याद रखने हैं, मेंस के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो आप। फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल टू अचीव बेटर लॉन्ग टर्म डिजिटल आउटकम एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स है, कॉन्टेक्ट कार्ड्स है, उनको लेवरेज किया जा रहा है सो दैट सभी के पास इसकी एक्सेसिबिलिटी हो, इंटरऑपरेबिलिटी हो, फुल्ली ओपन सिस्टम हो, है ना, जैसे आपका लंदन ट्यूब है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जो भारत के द्वारा लिए गए हैं अब तक, तो आप देख लो वी हैव द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पीरियड ऑफ 2019 to 2024 फॉर ऑल टायर 2 to टायर 6 सेंटर्स एंड वी हैव द जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड वी हैव द आरबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है बाय एंगेजिंग विद द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एंड वी हैव पॉकेट मनी बाय सेबी फॉर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल। प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिकली नीति आयोग के बारे में तो पता होनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो आपका एनपीसीआई है इसके बारे में जरूर कवर कर लेना। एनपीसीआई और उसके कुछ प्रोग्राम चलते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये आपका एनपीसीआई का ही है, एज वेल एज आपका यूपीआई, ये भी आपका एनपीसीआई का ही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम उनके पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूटी। तो इसका मतलब ये है कि पुडुचेरी जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है, इसने 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन अपने सारे हाउस होल्ड को प्रदान कर चुके हैं, है ना, ये आपको याद रखना है, ये मेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। तो 100% पाइप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर द जल जीवन मिशन पुडुचेरी नाउ हैज अचीव्ड। एंड इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो आपका यूटी है वो आपका 4th स्टेट या यूटी बन गया है आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू प्रोवाइड एज्यूर टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल होम। तो इसे अच्छे से याद रखना है कि आपका गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार नाउ पुडुचेरी इट ऑल हैव अचीव्ड द जल जीवन मिशन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड 100% पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, जबकि ये आपका बिफोर 2024 ये अचीव कर लिया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें आपको 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे देने की बात करी जाती है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड की बात करी जा रही है इन दिस मिशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, H1B वीजा। तो रिसेंट स्टडी ने शोकेस किया है कि जो आपका लॉटरी बेस्ड सिस्टम जिसके आधार पर H1B वीजा एलोकेट करी जाती है, उस सिस्टम को अगर खत्म किया जाएगा और इसके जगह पर वेज बेस्ड सिस्टम लाया जाएगा तो इट विल मेक हार्डर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि उनको वर्क परमिट मिल सके यूएस में। तो इसलिए आपका H1B वीजा न्यूज में आया है। तो ये आपका मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसके तहत फॉरेन वर्कर्स जो एम्प्लॉय करे जाते हैं यूएस कंपनीज के द्वारा, उनको हायर किया जाता है कि वो वर्क कर सके यूनाइटेड स्टेट्स में। H1B वीजा होल्डर्स कैन वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो इसके बाद आपको रिन्यू करवानी होंगी। And now let's move to the next one, randomized controlled trial. So recently a study conducted using the RCT found that regular ivermectin use वो आपका risk of contracting the COVID-19 उसे prevent कर सकता है। तो अगर हम बात करें RCT तो क्या है, ये आपका नाम से ही पता चल रहा है, randomized controlled trial एक्सपेरिमेंट है जो डिजाइन करी जाती है to isolate the influence that a certain intervention या variable has on an outcome or event। और इसके लिए आपका 2019 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में अवार्ड करी गई थी इस्थर डफलो, अभिजीत बनर्जी एंड माइकल क्रेमर फॉर देयर वर्क एडेप्टिंग द मेथड ऑफ आरसीटी टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो आरसीटी टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इसमें लगाया गया था, यूटिलाइज किया गया था इन नोबेल प्राइज विनर्स के द्वारा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रिहाज। तो कंजर्वेशनिस्ट इन चिले वो रीइंट्रोड्यूस कर रही हैं रिहा को टू इट्स नेटिव पैटागोनिया रीजन। और पैटागोनिया आपको पता है, पैटागोनिया डेजर्ट के नाम भी सुने होंगे आपने ज्योग्राफी में। तो इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है आफ्टर द फ्लाइटलेस बर्ड वाज ब्राउट टू नियर एक्सटिंक्ट
बाय द इलीगल हंटिंग। तो अगर हम बात करें रिहाज की, तो आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूज में आ गया है, एनवायरनमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है साउथ अमेरिका का, याद रखना है, इट इज फ्लाइटलेस बट लार्जेस्ट, है ना। तो लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका, एंड ये फंडामेंटल रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्दी ग्रासलैंड। कैसे? तो सीड्स को डिस्पर करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सीड्स का मूवमेंट करवा देती है, to renew to regrowth the vegetation, and rihas are listed as near threatened in the IUCN Red List of threatened species. Now let's move to the next one, places in news। सबसे पहली बात तो आपका बैरन आइलैंड न्यूज में आया है। क्यों? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 म्यांमारीज पोचर्स को पकड़ लिए है which was fishing illegally in the Indian waters of the Barren Island। तो याद रखना है, बैरन आइलैंड की बात करते हैं तो ये आपका अंडमान सी में है, एंड मैरिन आइलैंड लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ इंडियन एंड बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट, है ना। तो जो बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट है और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, वहां के जंक्शन पर ये आपका मैरिन आइलैंड लोकेटेड है। और आपको ही पता है, बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफिकल फीचर बैरन वोल्केनो इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो फॉर इंडिया, है ना। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड पर ही है। तो also the Barren volcano is not just only active volcano in India but is also the only active volcano in entire southern Asia, है ना। तो ये बात याद रखना है, सिर्फ इंडिया का तो है ही है, लेकिन इंटायर सदर्न एशिया का भी ये एकमात्र एक्टिव वोल्केनो का जोन है। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड प्लेसेस इन न्यूज, डेहला डैम। ये आपका जो डैम बनाया गया है प्राइमरली सोर्सेज द इरिगेशन फॉर द कांधार प्रोविंस, जो कि आपका अफगानिस्तान में। 2-3 डैम, एक तो सलमान डैम भी न्यूज में आया था, आपको ही पता है ना। तो अब आपका है डेहला डैम, अफगानिस्तान में है, और इसे बिल्ड की गई थी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 1952 में, और रिसेंटली तालिबान ने इसको कैप्चर कर लिया। एंड नेक्स्ट वी हैव द अटापका बर्ड सेंचुरी। ये आपका कोलेरू लेक में लोकेटेड है विच इज ऑन द कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स इन आंध्र प्रदेश। तो इतना याद जरूर रखना है आपको कि अटापका बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है ना, कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स के लोग। एंड कोलेरू लेक की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो याद क्या रखना है, फ्रेश वाटर लेक है आपका कोलेरू लेक। द लास्ट न्यूज इन प्लेसेस इज एल अक्सा मॉस्क। तो न्यूज इसलिए गई है बिकॉज मोर देन 160 पीपल हैव वॉन्डेड, जब इजरायली राइट पुलिस क्लैश कर गई थे विद द पैलेस्टीनियंस एट जेरूसलम्स एल अक्सा मॉस्क। तो एल अक्सा मॉस्क की बात करें तो ये आपका थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम कंसिडर किया जाता है। जो मॉस्क का कंपाउंड है नोन इज हराम अल शरीफ इन इस्लाम, ये आपका मेजर होली साइट है फॉर ज्यूज हु रेफर टू इट एज टेंपल माउंट, है ना। तो टेंपल माउंट रेफर किया जाता है ज्यूज के द्वारा, एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेजर होली साइट है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।